नमस्कार दोस्तों, द फिजिक्स पोर्टल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत बल रेखा या इसके गुण, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इनसे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी बल रेखाएं पढ़ने से पहले आपको विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है यह पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र किसे बोलते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मान के चलो कि यह धन आवेश है, ठीक। अब इस धन आवेश के पास में अगर मैं कोई और अन्य आवेश लाऊंगा तो ये उस अन्य आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर धन आवेश लेकर आऊंगा इस धन आवेश के पास में तो वो उसको प्रतिकर्षित करेगा, ऋण आवेश लेकर आऊंगा तो वो उसे आकर्षित करेगा। यानी कि इसके चारों ओर ऐसा अपन देखें, जहां तक ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, वहां तक के क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक, पहली चीज। तो इस विद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए हम लोगों ने एक आवेश लिया जिसे अपन कहते हैं परीक्षण आवेश। इसको मैं क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, परीक्षण आवेश, इंग्लिश में टेस्ट चार्ज। तो एक टेस्ट चार्ज आप लोगों ने लिया परीक्षण आवेश लेकर। अब परीक्षण आवेश के बारे में कुछ बातें पक्की याद कर लेनी है। वो क्या बातें हैं जो पक्की याद कर लेनी है परीक्षण आवेश के बारे में? हमेशा बहुत छोटा हो, पहली चीज। दूसरी बात, हमेशा धनात्मक होगा। जैसे आपको याद होगा, जो छोटा होता है वो पॉजिटिव होता है, छोटा बच्चा हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। बड़ा होने के बाद उसमें नेगेटिव विचारधारा आती है, उससे पहले नहीं आती। इसीलिए हम याद रख ले कि जो छोटी चीज है यानी परीक्षण आवेश है, ये बहुत छोटा होता है, इसीलिए पॉजिटिव होगा, ये बहुत छोटा लेना है। ये बात आपको दिमाग में रखनी। अब ये बहुत छोटा है, अब बहुत छोटा ही क्यों ले रहे हैं उसके पीछे भी कारण मैं आपको बताता हूं। छोटा इसलिए लेते हैं परीक्षण आवेश को कि अभी आप ये देख रहे हैं कि जब आप प्लस यहां पर क्यू नॉट लेकर आए तो इस पर इसने कौन सा बल लगाया, प्रतिकर्षण बल लगाया। इसकी वजह से यहां पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है। पर यदि ये इसका जो परिमाण है वो अधिक हुआ, किसका, इस क्यू नॉट का, तो ये भी इस पर बहुत अधिक बल लगाएगा, ये भी इस पर बल लगाएगा ना, इधर फिर प्रतिकर्षण। ठीक, इसी कारण से हमने उसको इतना छोटा लिया कि इसका इस पर जो बल लग रहा है वो बल बहुत कम हो जाए। ठीक, प्रतिकर्षण बल जो है, परीक्षण आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल जो लगेगा या आकर्षण बल जो लगेगा वो लगभग नगण्य लगेगा। पहली कहानी क्लियर हो गई आप लोगों को। तो धन क्यू आवेश लिया, इसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए, पता लगाने के लिए हमने एक आवेश लिया जिसे आप कहते हैं परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। यहां तक की कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हमें यह पता लगाना कि यह परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है कितनी इंटेंसिटी से लग रहा है, कितनी तीव्रता का बल लग रहा है। तो वो कैसे निकालते हैं, तो वो ऐसे निकालते हैं, E बराबर लिमिट, अब मैं यहां लिख रहा हूं Q नॉट टेंस टू 0। मैंने कहा था आपको कि परीक्षण आवेश आपको 0 लेना है, लगभग, है ना, अल्प लेना है, F बाई Q नॉट। तो ये कहूं मैं कि परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाले बल को क्या कहा जाएगा, परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। चूंकि बल एक सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि, बल एक सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि होगा। बहुत बढ़िया बात। ठीक, यानी कि हमने अभी जो देखा ये हो गई आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं। अब इसका अगर मैं मात्रक की बात करूं तो बल के लिए मात्रक न्यूटन, आवेश का कूलम न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, विमा भी निकाल ले इसकी, तो बल की विमा होती है mlt माइनस 2 और आवेश की 80। तो ये हो गया m1 L1 T इनवर्स 3
A इनवर्स 1। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको केवल इसकी विमाएं बताई, ये बताई, और ये कौन सी राशि है, तो यह सदिश राशि है, ये क्लियर हो गया। अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि भाई आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, विद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए हमने परीक्षण आवेश का उपयोग किया, और परीक्षण आवेश बहुत छोटा होता है और हमेशा धनात्मक होता है, इसीलिए अपन ने यहाँ लिमिट q टेंड्स टू 0 लिया। ठीक, और इसकी इकाई देख ली और इसकी विमा देख ली। अब अगर ये परीक्षण आवेश, यहां पर अगर मैं धनावेश की बात कर रहा था, तो धनावेश में क्या लग रहा था, प्रतिकर्षण बल लग रहा था। उसके बाद यदि मैं ऋणावेश की बात करूंगा, तो ऋणावेश के लिए आकर्षण प्रकृति का बल लगेगा। देखो ना आप, यहां पर आपने क्यू नॉट रखा, अब यहां ऋण क्यू है, तो ऋण क्यू है तो ये उसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र स्रोत से बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर और त्रिज्यीय। ठीक है, और ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र आवेश की ओर और त्रिज्यीय। ठीक, ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए। धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर त्रिज्यीय, ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर और त्रिज्यीय। अब आप ये देखें कि अगर मैं इसको एक और निकालना चाहूं कि एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र है ना, ये जो मैंने धनावेश के लिए बताया कि विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की ओर होगा, और ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा। अब मुझे चाहिए एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। दोस्तों E बराबर, अब यहां आप कूलाम का नियम लगा दे। कूलाम का नियम मैंने बड़े विस्तार से समझाया, और फिर मैंने ये भी समझाए हैं, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी आप लोगों की करवाई। तो यहां मान के चलो कि इन दोनों के बीच की दूरी है, तो यहां जो बल लगेगा वो लगेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो मैं लिखता नहीं हूं, मैं K ही लेता हूं इसकी जगह पर, तो QQ नॉट बाय आर स्क्वायर अपॉन, तो ये होगा KQ बाई आर स्क्वायर। के ध्यान रखिएगा, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जो कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो आप लोग वहां उसको भी देख लीजिएगा। तो अगर मैं एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत शक्ति तीव्रता की बात करूं, तो वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, ये था विद्युत क्षेत्र। अब देखो इसकी कुछ प्रैक्टिस कर ले, ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, केवल परीक्षण आवेश पर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल स्रोत के आवेश पर, यानी कि ओनली ऑन सोर्स ऑफ चार्ज, स्रोत के आवेश और परीक्षण आवेश दोनों पर, बोथ द सोर्स एंड टेस्ट चार्ज, न तो स्रोत के आवेश पर और न ही परीक्षण आवेश पर, नाइदर सोर्स चार्ज और नेट और नो टेस्ट चार्ज। देखो परीक्षण आवेश पर तो ये निर्भर नहीं करती है तीव्रता, एक बात ध्यान रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती है, वह डिपेंड करती है किस पर, सोर्स ऑफ चार्ज। ठीक है, स्रोत के आवेश पर निर्भर करती है। हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शन है उसके अनुसार ओनली ऑन सोर्स चार्ज पर डिपेंड होती है, बट डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगी, जिस बिंदु पर आप निकाल रहे हैं, आर, यानी उसके दिक् विन्यास पर भी डिपेंड करती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सतह के पास इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला विद्युत बल क्या होगा यदि विद्युत क्षेत्र, आपको यहां पर विद्युत क्षेत्र यानी ई दिया 150 न्यूटन प्रति कूलम, और आपसे बोला कि पृथ्वी के सतह पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल क्या होगा। अब आपको इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल चाहिए। ई बराबर हम लोगों ने अभी हल पढ़ा F बाई क्यू नॉट, तो F बराबर क्यू नॉट ई। ठीक, ये आपका सूत्र होगा। तो पृथ्वी की सतह के पास इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला विद्युत बल, तो आपके पास विद्युत क्षेत्र है। अब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19, ई जो हो गया आपका 150। अब अपन करेंगे 16 पंजे 80 और 16 और 8 24,
अब इसको ये हो रहा है 24, 10 रेस टू कितना हो रहा है ये माइनस 10 रेस टू माइनस 18। अब एक काम और करें कि इसको लिखे 2.4, तो ये होगा आपका 10 रेस टू माइनस 17, 2.4 10 रेस टू माइनस 17 न्यूटन। अगला जो प्रश्न, यदि 5 माइक्रोकुलाम आवेश निर्वात में स्थित है, ठीक, 5 माइक्रोकुलाम आवेश निर्वात में स्थित है, उससे 0.2 मीटर दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो उसका मान क्या होगा? इफ अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकुलाम इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 0.2 मीटर अवे। अब आपके पास फॉर्मूला ये है, आपको क्या चाहिए? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू तो हम लोगों ने पक्का अपने को याद है 9 गुणा 10 की घात 9। क्यू कितना है आपके पास? 5 माइक्रोकुलाम, तो माइक्रो को बदल देंगे 10 की घात माइनस 6। आर कितना है? 0.2, 0.2 यानी कि 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 1। इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 2। अब 9 पंजे 45, 45 बटे 4, 10 की घात 9 माइनस 6 और ये 2 ऊपर आ गए, 11 में से 6 गए तो कितने हो गए? 10 की घात 5। अब आ जाएगा 4 एकम 4, फिर बचा यहां से 1, 4 एकम 4, फिर बचा कितना? 1। अब आया 4 दूनी 8, फिर कितने बचे? 2, 4 पंजो 20। अब एक डेसिमल को और चेंज कर लो, इधर कर लो 1.25, तो ये हो गया 10 की पावर 6, तो 1.125 10 रेज़ टू 6 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। अगले प्रश्न पर, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 300 न्यूटन प्रति कूलम है, यदि वहां 2 माइक्रोकुलाम का आवेश रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज 300 न्यूटन पर कूलम, इफ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकुलाम प्लेस देयर, व्हाट विल बी द फोर्स? देखो आपको लगाना कुछ नहीं है, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ये आपके पास बोला कितना? 300, और ये कितना है? 2 माइक्रो यानी 10 की पावर 6, 2 का इंटू करोगे कितना हो जाएगा? 6। अब ये कितना हो गया? अब डबल जीरो से ये हो गया 10 रेज़ टू आपका हो गया -4, है ना, 2 माइक्रोकुलम न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो अब ये हो रहा है आपका 0.0006, ठीक है, ये आ गया आपका। ऑप्शन में शायद कुछ मिस्टेक्स रह गई हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन होना था 0.006, ठीक है। क्यू नॉट की जो वैल्यू उसने आपको दे रखी है, यहाँ 2 माइक्रोकुलाम का आवेश यानी 2 गुणित 10 की घात माइनस 6 रखें, विद्युत क्षेत्र ई दिया, आपको निकालना था बल F बराबर क्यू नॉट ई, 3 दूनी 6, 2 कम हो गए तो 6 गुना 10 की घात माइनस 4 होना चाहिए, तो पर ऑप्शन इस तरह से बन नहीं पाया, ठीक है। अगले प्रश्न, यदि 3 गुणा 10 की घात माइनस 6 आवेश 0.5 मीटर दूरी पर स्थित उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा? इफ ए चार्ज ऑफ 3 इंटू 10 टू माइनस 6 कूलम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट? आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, वही वाली बात, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आपके पास कितना है? यहाँ पर 3 इंटू 10 टू माइनस 6 कूलम का आवेश है, 0.5 मीटर दूरी पर है, 5 गुणा 10 की घात माइनस 1, वर्ग करोगे तो 25 गुणा 10 की घात माइनस 2, और ये हो गया 9 गुणा 10 की घात 9 के की वैल्यू। क्या हो जाएगा भाई? 9 नोटा 9 तिया 27 बटे 25 गुणा 10 की घात 9 माइनस 6 प्लस 2, ठीक। अब ये हो गया 25 से डिवाइड करोगे, 25 एकम 25, बचे कितने? 2, 25 दूने 25 एकम 25 बचे 2, है ना, 2 बचे सॉरी, तो फिर अब आप 25 अठी 200, है ना, तो ये हो जाएगा 10 की घात कितनी? 5, तो 1.8 गुणित 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। आप इनको सोल्व करके देखिए, आपकी प्रैक्टिस कितनी ज्यादा है, आप कितनी जल्दी कर पाते हैं, यहाँ पर है। यदि 2 आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू 2 मीटर दूरी पर रखे गए हैं, तो इनके मध्य विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? इसको ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है भैया। देखो हमारे पास 2 आवेश, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2 मीटर है, और आपसे ये कहा गया कि इनके बीच में
ठीक है, इनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, यहां पर इस बिंदु पर चाहिए। अब आप ये देखें कि दूरी आधी आधी यानी 1-1 मीटर हो गई। अब धनक्यू के कारण अगर आप देखोगे, धनक्यू के कारण आप देखोगे तो मैंने आपको बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां रहती है, बाहर की तरफ। तो अगर मैं इसको ए ले लूं तो ई इधर से हो गया बाहर। और ऋण क्यू आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऋण क्यू आवेश की तरफ होती है, जिधर ऋण क्यू आवेश होगा उधर होगा, अर्थात ईबी की दिशा भी उधर। ईए और ईबी दोनों की दिशा एक ही तरफ है, यानी कि ये दोनों ही जुड़ जाएंगे, ईए प्लस तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू बाई आर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक, फिर इसके लिए भी बात करेंगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर यानी 1 का स्क्वायर, तो के क्यू और के क्यू भाई ये हो गया आपका 2kq। अगर मैं दूरी यहां पर 1 मीटर ना रखूं, ठीक है, तो kq बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। पर एक्चुअल में यहाँ दूरी रखनी पड़ेगी अपने को 1 मीटर, क्योंकि यहाँ ये 2 मीटर दूरी पर रखा था तो अपनी 1-1 हो गई, तो आप यहाँ दूरी क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो 1 का वर्ग यानी 2kq होना चाहिए। तो ये ऑप्शन डिजाइनिंग में थोड़ी सी मिस्टेक जरूर इसमें हुई है, ठीक है। तो ये r मीटर के हिसाब से ये है और 1 मीटर के हिसाब से 2kq ही आना चाहिए। ठीक, अगले प्रश्न पर दोस्तों, ये विद्युत क्षेत्र मैंने आपको बता दिया। अब अपन विद्युत बल रेखाओं पर थोड़ी सी चर्चा कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे चर्चा कर लें। एक वैज्ञानिक हुए फेराडे साहब, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया बल रेखाओं की बजाय क्षेत्र रेखाएं प्रयोग करना ज्यादा अच्छा रहता है, पर हमारे सिलेबस में बल रेखाएं दिया हुआ था, इसीलिए मैंने बल रेखाओं से ही इस बात पर चर्चा अपनी शुरू करी। तो एक वैज्ञानिक हुए फेराडे साहब। अब आप ये जानते हैं कि मान के चलो कि आपके पास कोई धनावेश है, और यदि आप उस धनावेश से यहां कहीं परीक्षण आवेश देख यहां रखते हैं तो यहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, यहां रखते हैं तो यहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता कुछ और होगी, क्योंकि यहां से इसकी दूरी बढ़ती जाती है। और चूंकि ई व्युत्क्रमानुपाती आर वर्ग हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटते जाएगा। ठीक, इसीलिए फेराडे साहब ने इसमें शुरुआत में जो इंफॉर्मेशन थी वो इस तरह से थी। अब आप ये देख रहे हैं कि मैं जैसे जैसे दूर जाते जा रहा हूं, जो डंडे हैं मैं छोटे करते जा रहा हूं। ठीक, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे इन डंडों का आकार छोटा करते जाए। ठीक, यहां तक की ये बात, जो डंडा बड़ा है वह विद्युत क्षेत्र का अधिक परिमाण बता रहा है, जो डंडा छोटा है वह विद्युत क्षेत्र का कम परिमाण बता रहा है। विद्युत बल रेखाएं फेराडे साहब ने इसका एक चित्रात्मक प्रदर्शन किया, पिक्चर के रूप में इसे विद्युत क्षेत्र को एक पिक्चर के रूप में दिखाया। विद्युत बल रेखाएं एक्चुअल में क्या है, पिक्चर हैं, चित्र हैं। विद्युत बल रेखाओं को चित्र के रूप में प्रदर्शित करने का काम किया फेराडे साहब। अब फेराडे साहब ने ये किया, अब क्या हुआ कि इसको ये जो लाइनें हैं, अब मैं एक काम करता हूं, अगली बारी में इनको इस तरह से न रखते हुए, छोटी बड़ी न रखते हुए, अब मैं इसमें एक काम कर, ये जैसे धनावेश है, अब मैंने इसकी इन रेखाओं को मिला दिया, जो लाइन थी जो अपन ने छोटी बड़ी बनाई थी तो उनको मिला दिया। उनको मिलाने से अब जो हमारी इंफॉर्मेशन थी वो तो नष्ट हो जानी चाहिए। ऐसा देखने से लगता है कि उन लाइनों को हमने मिला दिया, तो लाइनों को मिला दिया तो क्योंकि जो बड़ी लाइन थी वो ज्यादा विद्युत क्षेत्र बता रही थी, फिर छोटी लाइन कम, तो उससे मालूम पड़ रहा था कि यहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल है यहाँ दुर्बल है। पर अब वो प्रबल दुर्बल की जो इंफॉर्मेशन है वो तो मिट गई, क्योंकि हमने लाइनों को मिला दिया। तो दोस्तों एक्चुअल में यहाँ फिर उन्होंने एक नई चीज बताई, उन्होंने कहा कि जहां क्षेत्र रेखाओं की डेंसिटी ज्यादा है, मान लो इस क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं की डेंसिटी अधिक है, यहां उसका घनत्व अधिक है, तो जहां क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक होगा वहां विद्युत क्षेत्र आपका प्रबल होगा, जहां क्षेत्र रेखाओं का घनत्व कम होगा वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। ये नई जानकारी आई। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं, बल रेखाएं हैं, हम लोग क्या समझते हैं कि
जितनी ज्यादा बल रेखा है उतना ज्यादा विद्युत क्षेत्र, ऐसा नहीं है। ये स्टार बना ले आप कि जो बल रेखाओं की संख्या पर विद्युत क्षेत्र निर्भर नहीं करता है। बल रेखाओं की संख्या पर विद्युत क्षेत्र निर्भर नहीं करता है, तो किस पे करता है? तो घनत्व पर निर्भर करता है ना। क्षेत्र रेखाओं या बल रेखाओं की घनत्व पर, के घनत्व पर निर्भर करता है। पहले इंफॉर्मेशन आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि बल रेखाओं के घनत्व पर विद्युत क्षेत्र निर्भर करता है। ये पहली इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। बल रेखाएं क्या है, एक और बात अपन समझ लेते हैं। तो बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक वक्र है। ठीक, अब आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास अगर केवल धनावेश होता तो ये बल रेखाएं इस तरह से जाती और कहां तक जाती? अनंत से। धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक। पर अगर केवल ऋणावेश होता तो अनंत से आती और विद्युत क्षेत्र तक आ जाती। ये इसके गुणधर्म भी अपन समझ रहे हैं, तो गुण ही है। गुण नंबर 2, बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती। बल रेखाएं धन से प्रारंभ यानी स्टार्ट और ऋण पर समाप्त यानी कि नेगेटिव पर एंड हो जाती। ठीक, धन से प्रारंभ होती है, ऋण पर समाप्त हो जाती। अगर इन बल रेखाओं पर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, यहां आप स्पर्श रेखा जहां पर भी खींचेंगे आप, तो वो स्पर्श रेखा क्या करती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। तो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पे समाप्त होती है। जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। अकेले धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है, अनंत पे समाप्त होती है। अकेले ऋणावेश के लिए अनंत से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। प्यारे विद्यार्थियों, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं काटेगी। अगर काट देगी तो क्या हो जाएगा भैया? काट देगी तो ये हो जाएगा कि उनके कटान बिंदु पर एक से अधिक दिशाएं होगी और एक ही जगह पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, असंभव है। तो इसीलिए याद रखना कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक, अगली कहानी, जहां क्षेत्र रेखाएं पास पास हो यानी उनका डेंसर हो, सघन, वहां विद्युत क्षेत्र होगा प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग। जहां क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो यानी कि रेयर हो, वहां विद्युत क्षेत्र होगा आपका वीक यानी कि दुर्बल। अगर क्षेत्र रेखाएं पास पास हो, अगर क्षेत्र रेखाएं एक समान दिशा में और एक दूसरे से समदूरस्थ दूरी पर, एक दूसरे से समदूरस्थ दूरी पर हो, तो वहां उसे हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र आपका एक समान विद्युत क्षेत्र। समदूरस्थ है तो एक समान विद्युत क्षेत्र। और कुछ जानकारी क्षेत्र रेखाओं के बारे में? तो हाँ बिल्कुल, क्षेत्र रेखाएं जो होती है सतत व खुला वक्र बनाती। अब सतत क्यों? क्योंकि जैसे कि ये धनावेश से चली और ऋणावेश पे समाप्त हो गई। खुला का तो हो गया, वापस आकर ऋण से धन पर आती तो बंद होता। ये तो एक बात हो गई। अब ये क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये सडन ब्रेक नहीं हो रही है। आप ये देखें क्यों? क्योंकि इसका परिमाण धीरे 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 धीरे, देखो यहाँ परिमाण ज्यादा है इस पॉइंट पर, इससे थोड़ा और दूर गए तो इस आवेश का परिमाण कम हो के गया और इसका परिमाण इधर बढ़ते जाता है। भाई उस आवेश का परिमाण इस तरह पास आते जाते ऋण का परिमाण बढ़ते जाता है। इसीलिए जो बल रेखाएं होती है, क्षेत्र रेखाएं होती है, वो धीरे 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 बेंड होती है, यानी सडन ब्रेक नहीं होती। इसीलिए हम कहेंगे कि क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? सतत वक्र होती है, सतत एवं खुला वक्र होती है।
अगर समान प्रकार के आवेश है तो ये जो बल रेखाएं हैं, जैसे कि आप ये देखेंगे कि यहां पर ये इस तरह से चले हम, अब ये जो बल रेखा है यहाँ दूर हट रही है एक दूसरे से इस तरह से, तो समान प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। अपने लंबवत ये दूर हटती हुई दिख रही है, इसका मतलब समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ये एक लचकदार डोरी की तरह दिखाई दे रही है आपको। उसी प्रकार से विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होता है, आपका आकर्षण होता है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं बल रेखाओं से रिलेटेड, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड प्रश्न, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है? व्हाट डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट? आवेश का वेग, द वेलोसिटी ऑफ द लाइन, आवेश पे लगने वाले बल को, द फोर्स ऑन अ चार्ज, आवेश की स्थिति को, द पोजीशन ऑफ द चार्ज, आवेश के द्रव्यमान को। कुछ नहीं बताती भैया, आवेश के बल को बताता है, ठीक है। द फोर्स ऑन अ चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। धनात्मक आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड द पॉजिटिव चार्ज? आवेश की ओर डायरेक्टेड टूवर्ड द चार्ज, आवेश से बाहर की ओर डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज, गोलाकार होती है, सर्कुलर और आयताकार होती है। देखो धनावेश के लिए जो विद्युत बल रेखाएं है वह बाहर की ओर जाएगी और रेडियली जाएगी, तो ये आवेश से बाहर की ओर डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। यदि दो समान आवेशों को पास में रखा जाए तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी? इफ टू लाइक चार्जेस आर प्लेस्ड क्लोज टू इच अदर, तो हाउ विल देयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिहेव? अगर समान आवेशों को पास में रखेंगे तो वो एक दूसरे से दूर हटेगी, रिपल करेगी ना, तो रिपल ईच अदर, ठीक है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की घनत्वता क्या दर्शाती? व्हाट डू डज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट? विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव या आवेश की संख्या। देखो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही वो बताती है, दिशा तो स्पर्श रेखाएं बताती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? क्योंकि वे घुमावदार होती है, क्योंकि एक बिंदु पर केवल एक ही क्षेत्र रेखा संभव है, क्योंकि विद्युत बल को प्रभावित करेगी, बिकॉज दे विल अफेक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि केवल एक ऋणात्मक आवेश लागू होती है। देखो एक बिंदु पर केवल एक ही क्षेत्र संभव है, एक से अधिक क्षेत्र संभव नहीं है, तो इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। अगला टॉपिक है आपका विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने बात जानते होंगे, जैसे हमने HCl लिखा, तो HCl को मैं लिखूंगा H प्लस Cl माइनस। H प्लस का अपना केंद्र होता है, ज्यामिति केंद्र, द्रव्यमान केंद्र होता है, गुरुत्वीय केंद्र होता है। Cl माइनस का अपना केंद्र होता है। जब इन दोनों को मिलाया तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी बहुत कम थी, पहली कहानी। जब इन दोनों को मिलाया गया तो इनके केंद्र के बीच की दूरी कम थी, ठीक। अब यह देखो, इस पर एक धन आवेश है, इस पर एक ऋण आवेश, ठीक। तो विद्युत द्विध्रुव में जब दो बराबर तथा विपरीत आवेश, जब दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, जब बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे आप विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक। विद्युत द्विध्रुव के बारे में एक बात ये ध्यान रखना, इसकी जो दिशा होती है, विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो होती है ऋण से धन की ओर, ठीक। विद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है ऋण से धन की ओर। अगर इस पर कुल आवेश देखो तो कुल आवेश ऋण Q प्लस Q, टोटल क्या हो गया? नेट आवेश जीरो, कुल आवेश जीरो। अगर हम आदर्श द्विध्रुव की बात करें तो आदर्श द्विध्रुव का जो आकार है वो लगभग 2a टेंस टू 0 यानी कि लगभग 0 होता है। आदर्श द्विध्रुव पर आवेश की अगर बात करें तो Q टेंस टू इनफाइनाइट यानी लगभग अनंत होता है। विद्युत द्विध्रुव
दो बराबर तथा विपरीत आवेश अगर अल्प दूरी पर हो तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, विद्युत द्विध्रुव की दिशा ऋण से धन की ओर होती है, आकार लगभग 2a टेंड्स टू 0 होता है और आवेश इस पर अनंत होता है। द्विध्रुव दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ध्रुवी और दूसरे होते हैं अध्रुवी, यानी पोलर और नॉन पोलर। अब पोलर और नॉन पोलर, तो ध्रुवी जिसमें जैसे HCl है, H2O है, NaCl है, इनमें ध्रुव बनते जो उदाहरण से मैंने आपको समझाया, जिनका द्रव्यमान केंद्र के बीच की जो कुछ दूरी होती है। अध्रुवी जिनके केंद्र क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के संपाती हो जाते हैं, जैसे H2, N2, O2, ये इनके सबके केंद्र एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, संपाती हो जाते हैं, इनको ध्रुवी अध्रुवी कहते हैं। अब एक चीज और जो इसी द्विध्रुव से जुड़ी हुई है उसको हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण एक प्रकार से उसकी स्ट्रेंथ बताता है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो है विद्युत द्विध्रुव की स्ट्रेंथ को बताता है, ताकत को बताता है, शक्ति को बताता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण स्ट्रेंथ को बताता है, शक्ति को बताता है। पहली कहानी, डाइपोल मोमेंट स्ट्रेंथ को बताता है, विद्युत क्षेत्र को बताता है, उसकी ताकत को बताता है, शक्ति को बताता है द्विध्रुव की। द्विध्रुव आघूर्ण की अगर परिभाषा किसी की स्ट्रेंथ निकालना हो, अगर इस द्विध्रुव की स्ट्रेंथ निकालना हो तो इसके बीच की दूरी को इस आवेश से गुणा कर दो। तो द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ठीक, अब अगर इसका मात्रक देखें तो आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मीटर, और ये कौन सी राशि है, तो यह सदिश राशि है। क्यों है, क्योंकि द्विध्रुव की दिशा जो होती है ऋण से धन की ओर होती है। इसकी विमा की अगर बात करें तो आवेश की AT, तो LT ये हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, अब आपको द्विध्रुव को अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्म में देखें, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये होती है आपकी दो स्थितियों में, एक होती है अक्षीय स्थिति में और एक होती है आपकी निरक्षीय स्थिति। अगर अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहे देखेंगे तो E बराबर 2p/r³ आएगा, k की वैल्यू वही 9 × 10⁻⁹, और निरक्षीय में देखोगे तो k बराबर p। पहले बता दूं अक्षी किसको कह रहा हूं मैं, ये आपका जैसे द्विध्रुव, इसके मध्य से बिंदु से कहीं पर भी आप अक्ष पर किसी कोई बिंदु ले लें और वहां अगर आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे तो इस सूत्र से निकाल सकते। निरक्षीय मतलब जैसे आपने यहां रखा और मध्य बिंदु से लंबवत दूरी पर अगर आप देखेंगे तो आपको इस सूत्र से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं द्विध्रुव के कारण। उसके बाद कुछ बातें और याद रखना है कि इस द्विध्रुव को अगर मैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दूं तो इस पर बल शून्य हो जाए। क्यों, क्योंकि बल बराबर विपरीत दिशा में लगता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यहां पर लगेगा बल आघूर्ण। ठीक, क्योंकि आपके इसमें ये वाले टॉपिक दिए हुए नहीं है, बल आघूर्ण और ये, तो मैं उन पर जा नहीं रहा हूं, केवल द्विध्रुव का जो अफेक्ट है केवल वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो बल शून्य होता है और उस पर केवल क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है। अब प्रश्न देखते हैं इससे रिलेटेड, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। समान और विपरीत आवेशों की एक जोड़ी जो एक सीमित दूरी पर होती है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। समान आवेशों की एक जोड़ी जो एक ही स्थान पर स्थित होती है, पेयर ऑफ लाइक चार्जेस प्लेस्ड एट अ सेम लोकेशन। कोई भी आवेश जो एक स्थान पर स्थित हो, यानी एनी चार्ज लोकेटेड एट अ सिंगल पॉइंट। केवल ऋणात्मक आवेशों की एक जोड़ी, ओनली अ पेयर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। देखो, समान और विपरीत आवेशों की एक जोड़ी होती है जो सीमित दूरी पर, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यानी कि पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि यदि
धन q और ऋण q आवेश d दूरी पर स्थित है तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट चार्जेस प्लस q एंड माइनस q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो डिस्टेंस आपके पास दी है तो p इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला हो जाएगा q इंटू d। यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्विध्रुव पर बल कार्य करेगा और वह गति कराएगा। ए फोर्स विल एक्ट ऑन द डाइपोल एंड इट विल मूव। द्विध्रुव केवल बल कार्य करेगा परंतु स्थिर रहेगा। ए फोर्स विल एक्ट ऑन द डाइपोल बट इट विल रिमेन स्टेशनरी। द्विध्रुव पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, केवल एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। नो फोर्स विल एक्ट ऑन द डाइपोल, ओनली टॉर्क विल एक्ट। कोई प्रभाव नहीं। तो देखो द्विध्रुव पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, उस पर केवल टॉर्क कार्य करेगा। यदि विद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर क्या, व्हाट हैपन व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो केवल उस पर बल कार्य करेगा, ओनली अ फोर्स। केवल आघूर्ण कार्य करेगा, ओनली अ टॉर्क। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। बल और आघूर्ण दोनों कार्य करेंगे, बोथ फोर्स एंड टॉर्क दोनों ही एक्ट, मतलब दोनों ही चीजें उस पर लगेगी। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? केवल द्विध्रुव आघूर्ण पर, केवल दूरी पर, द्विध्रुव आघूर्ण और दूरी दोनों पर, और केवल माध्यम पर। तो द्विध्रुव आघूर्ण और दूरी दोनों पर डिपेंड करती है। अगला जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है इस वीडियो में वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। अब आप किसी भी इसका प्रयोग सर्वप्रथम, विद्युत फ्लक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हाइड्रोडायनेमिकी यानी कि द्रव गतिकी में होता था। ठीक, एक कहानी याद रखिएगा। विद्युत फ्लक्स का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम द्रव गतिकी के अंतर्गत होता था। उसमें क्या होता था कि कोई किसी पृष्ठ से जितना द्रव पास हो जाएगा यानी बह के निकल जाएगा उसे उसका अपन फ्लक्स कहते हैं। वही कहानी यहाँ पर भी है कि भाई किसी पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजर जाएगी उसे उसका फ्लक्स कहेंगे। तो फ्लक्स जो है वो, उसके लिए आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए। उसमें जैसे कि ये मैंने एक पृष्ठ लिया यहाँ पर, पृष्ठ के लिए सबसे पहले आपको इसमें जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो जरूरत पड़ेगी क्षेत्र सदिश की। ठीक, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, ये आप लोगों को याद रख लीजिए। मैंने यहाँ लिखा डीए। ये जो डीए बनाया है ये क्षेत्र सदिश, क्षेत्र सदिश सदैव लंबवत होगा, ये कहानी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्षेत्र सदिश सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होगा। ठीक, अब ये कहानी हो गई, क्षेत्र सदिश सदैव पृष्ठ के लंबवत होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये तो एक कहानी है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कि इस पृष्ठ से क्षेत्र रेखाएं गुजरी और उन्होंने क्षेत्र सदिश के साथ थीटा कोण बनाया, थीटा कोण बनाते हुए क्षेत्र सदिश के साथ वो गुजर गई। फ्लक्स को हम फाई से दर्शा रहे हैं। ये जो क्षेत्र है इसको अपन ले रहे हैं डी ए क्षेत्र से पास। डी फाई बराबर ई के टुकड़े करोगे तो क्या हो जाए, ई का कंपाउंड करोगे तो ई कॉस थीटा डी ए, तो ई डी ए कॉस। जो विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र है वो हो गया फाई बराबर ई डी ए कॉस। अगर संपूर्ण फ्लक्स के लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ई एफ। ठीक, अब ये दो प्रकार का हो सकता है, धनात्मक और तीन प्रकार का, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ठीक, धनात्मक कब, जब पृष्ठ के बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, जब अंदर एंटर कर रहे हैं तो ऋणात्मक, और जितने एंटर कर रहे हैं उतने ही बाहर निकल रहे हैं तो शून्य। ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, एक है। उसके बाद अब बात करें, इसमें दो केस ले लेते हैं। केस फर्स्ट, यदि मैं थीटा बराबर 0 डिग्री ले रहा हूं, थीटा बराबर 0 लेने का मतलब है कि क्षेत्र सदिश और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण 0, यानी क्षेत्र सदिश जो है विद्युत क्षेत्र रेखा के समांतर पर पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत। ये यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है हमेशा। तो डी फाई बराबर ई डी ए कोस 0। आपको याद होना चाहिए कि जब पृष्ठ के अभिलंबवत गुजारते हैं तो जब नॉर्मली जाएगा तब फ्लक्स अधिकतम हो। केस सेकेंड, थीटा बराबर 90 डिग्री यानी कि पृष्ठ के समानांतर।
तो डी फाई बराबर ई डी ए कोस 90। कोस 90 की वैल्यू होती है 0, यानी कि यहाँ फ्लक्स होगा मिनिमम। ठीक, यानी कि अगर पृष्ठ के अभिलंबत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, ये धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकती है। ठीक, अब इसका मात्रक और विमा पर भी बात कर लो। फाई बराबर ये न्यूटन प्रति कूलम, तो इसकी यूनिट हो गई है, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल का, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक, विमा, तो बल की विमा होती है mlt -2, दूरी के लिए L वर्ग, कूलम के लिए AT। तो ये हो गया m1 L³ T ऊपर गया T इनवर्स 3 A इनवर्स। कौन सी राशि है? अदिश राशि। जहाँ cos थीटा आया वहां आई अदिश राशि। कितना सरल मामला। ठीक, अब इसमें एक चीज और आपको पढ़नी है। विद्युत फ्लक्स आप पढ़ रहे हैं तो आपको गाउस का नियम जरूर पढ़ लेनी। गाउस की नियम आपको सिलेबस में अलग से नहीं दे रखी है, पर वो काम की है क्योंकि वो इससे जुड़ा हुआ। अगर किसी बंद पृष्ठ के लिए, ध्यान रखना, बंद पृष्ठ के लिए ही गाउस का नियम लागू होता है। गाउस का नियम बंद पृष्ठ और किसी भी आकार आकृति के लिए लागू होता है, ये अपने को याद होना चाहिए। गाउस का नियम किसी भी आकार आकृति के बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। ठीक, तो किसी भी आकार आकृति के बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या या गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। याद रखें कि यह नियम केवल भीतर स्थित आवेशों पर लागू होता है, स्थित आवेशों के लिए लागू होता है। ठीक है, कुल आवेशों के लिए लागू होता है, ध्यान रखना, भीतर स्थित कुल आवेशों के लिए लागू होता है। कुल करना है। अब उसमें यह है कि अगर उनका जैसे पृष्ठ के भीतर अलग अलग आवेश है, मान लो यहाँ 5 कूलम का है, यहाँ अगला जो है -5 कूलम का है, मान के चलो टोटल 0 है ना, तो हमें टोटल देखा जाता है। टोटल देखना, हमें ये नहीं देखना कि भाई अलग अलग 0 है, यानी गाउस के नियम का है कि कुल आवेश पर लागू होता है। ठीक, सममिति पर यह आवेश, ये नियम लागू होता है सममिति के लिए। ठीक, ये 2-3 चीजें जो मैंने आपको बताई बाहर स्थित आवेशों पर लागू नहीं होता है, ये जरूर आप कर लें। और ये नियम ये याद कर लें कि किसी भी आकार आकृति के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न। विद्युत फ्लक्स का सूत्र तो वो तो हो ही गया, ये cos थीटा। ठीक, फाई बराबर यदि कोई बंद सतह शुद्ध रूप से शून्य आवेश को घेरती है तो उसका विद्युत फ्लक्स कितना होगा? If a closed surface enclose a net charge on 0, what will be the flux? मैंने अभी हाल आपको बताया कि भाई आपका जो टारगेट है वो कुल आवेश है, तो कुल आवेश अगर 0 है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0। खत्म बच्चे। यदि किसी बंद सतह के भीतर कुल आवेश Q है तो गॉस के नियम से विद्युत फ्लक्स होगा। If the total charge enclosed within a closed surface is Q, what is the total electric flux अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ? गाउस लॉ के अनुसार Q/ε0 हो जाएगा। ठीक है, तो फाई बराबर Q/ε0। अगला है कि एक बिंदु आवेश Q एक गोलाकार बंद सतह के अंदर रखा गया है, उसका विद्युत फ्लक्स। इफ अ नेट चार्ज Q प्लेस्ड इनसाइड द स्फेरिकल क्लोज सरफेस, व्हाट विल बी द फ्लक्स? वही नेट आपको देखना है, तो नेट चार्ज Q है तो Q/ε0 हो जाएगा। कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यदि विद्युत क्षेत्र और सतह परिक्षेप लंबवत हो तो विद्युत फ्लक्स होगा। ये देखो यहाँ हमने लिख जरूर दिया थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0, तो आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा बराबर 0, मतलब पृष्ठ के लंबवत है, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के अगर लंबवत है तो थीटा बराबर 0, और समानांतर है तो थीटा बराबर 90 डिग्री लेकर हल करिएगा। हमने यहाँ लिख जरूर दिया है पर आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो फाई बराबर ई ए कोस 0 की वैल्यू 1, तो क्या आया? फाई बराबर ए इंटू। गाउस के नियम का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? जब सममिति में हो, व्हेन द सिमेट्रिक एक्सिस, केवल बिंदु आवेशों के लिए,
केवल असमान विद्युत क्षेत्र यानी ओनली फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो जब सिमेट्रिक हो, ठीक है, सममित हो, उस कंडीशन में। यदि किसी बंद सतह के भीतर +4 माइक्रोकूलम का आवेश हो तो सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा? इन क्लोज सरफेस टोटल चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम, तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द सरफेस? देखो मैं आपको पहले 1 माइक्रो फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हमने पढ़ा, तो अब 1 कूलम के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि वो आपको काम भी आ जाएगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से इंटू और 4 पाई से डिवाइड कर दो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9, 4 गुणा इसका मान 3.14। अब आप इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 1.13 गुणित 10 की घात 11 के आसपास आता है। ये 1 कूलम आवेश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। हमें कितने का चाहिए? हमें 4 का चाहिए। अब आपको कितने का भी चाहिए? 4 माइक्रो कूलम का चाहिए। तो 4 गुणा 10 की घात -6, 1.13 गुणित 10 की घात 11, क्योंकि 1 कूलम का था। अब 4 का गुणा 4 तिया 12, 4 और 1 5 और 4 एकम 4, 4.52 गुणित 10 की घात 5। ठीक है, तो देखो इसमें कहाँ है, 4.52 गुणित 10 की घात इसमें आ रही है 6, 4, 10 और 11। कहाँ मिस्टेक हो रही है? 4 तिया 12, 4 और 1 5 और 4, 4.52 गुणित 10 की घात 5 आना चाहिए, पर इसमें 5 वाला ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो 4.52 गुणित 10 की घात 5 है, ये है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट करिए। यदि एक अर्धगोलाकार बंद सतह है और उससे धन आवेश से घिरा हुआ है तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? अब कई बार क्या लगता है कि ये अर्धगोलाकार है, हमको कोई मतलब नहीं है, किसी भी आकार आकृति का पृष्ठ हो, सेमी सर्कल हो, हेमी स्फेरिकल है, या हाफ जो सेमी सर्कल है यानी कि अर्धवृत्त है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमें ये पता लगाना है कि उसके अंदर कुल आवेश कितना है। तो अगर कुल आवेश क्यू है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आपको कर लेना है बस। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इसी प्रकार से वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।